हेलो सर, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं प्रकाश प्रिया। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल प्रकाश पी जी के स्टडी मोड। दोस्तों हम आज बात करेंगे हरित क्रांति। दोस्तों हरित क्रांति के बारे में बात करेंगे। आपने पढ़ा ही होगा दोस्तों हरित क्रांति के बारे में दोस्तों, और हरित क्रांति क्या है इसके बारे में आपने शायद पढ़ा है दोस्तों। लेकिन हम इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे हरित क्रांति की जो जो दोस्तों उद्देश्य थे, उसके तत्व क्या थे दोस्तों, हरित क्रांति के लाने के क्या प्रमुख कारण थे दोस्तों, हरित क्रांति जो उनके जो उद्देश्य, उनके तत्व, उनकी पृष्ठभूमि क्या थी दोस्तों, उसका जो निष्कर्ष निकला वो क्या निकला दोस्तों, और उसके जो कुछ इसके अंदर बहुत सारी ऐसे ऐसे योजनाएं चलाई गई जिससे कि इस क्रांति के ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ा दोस्तों। यानी कि नाम से स्पष्ट होता है दोस्तों, ये हरित क्रांति। हरित का मतलब ये होना कि जी हरित यानी कि जो हरियाली, और क्रांति का मतलब डेवलपमेंट, विकास, या उसके ऊपर बढ़ावा या फिर बढ़ोतरी दोस्तों। तो हरित क्रांति का मतलब ये है कि हरित क्रांति में ऐसा क्यों लाई गई हरित क्रांति को, और किसके द्वारा लाई गई, और कौन से सन में लाई गई, और क्या नाम था जो लाने वाले का, और भारत में, विश्व में कौन लाएगा, और भारत में किसके द्वारा हरित क्रांति को लाया गया। तो ये हरित क्रांति है क्या दोस्तों, तो इसके बारे में पूरा वीडियो में हम अंत तक पूरा वीडियो देखेगा ताकि आपको इसके बारे में पूरा पता चल सके कि हरित क्रांति क्या थी दोस्तों। और हरित क्रांति जो है दोस्तों वो हमारे मतलब फसलों, जो जितने भी जो कृषि से संबंधित एक विकास करने के लिए एक क्रांति चलाई गई थी, जिसके द्वारा ये हमारे जो हरी जो फसलें और कृषि के ऊपर इसका प्रभाव पड़ सके दोस्तों। तो हरित क्रांति के बारे में पूरे वीडियो में हम अच्छी तरीके से कवर करेंगे, क्योंकि इस एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, और हमारे को कई सारे हरित क्रांति संबंधित हमें पता होना बहुत जरूरी, नॉलेज के बेस पर अच्छी तरीके से पता होना चाहिए दोस्तों। नॉलेज के बेस पर अच्छी तरीके से, और हमारे को एग्जाम के बेस पर अच्छी तरीके से पता होना बहुत जरूरी दोस्तों। तो पूरा वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको पूरा ही हरित क्रांति संबंधित क्वेश्चन, पूरे आपको हरित क्रांति संबंधित जितने भी आपको फैक्ट, एक एक शब्दों को हम अच्छी तरीके से एनालिसिस करेंगे, जिससे कि हमारे हरित क्रांति संबंधित सारा कोई सब डाउट हमें नहीं रहे। और पूरा ही वीडियो यानी एग्जाम के बेस पे भी आपको ध्यान रखना है, नॉलेज के बेस, एग्जाम के बेस पे दोस्तों आपको एक एक सन और उसके जो जनक थे, यानी कौन किसके द्वारा लाई गई ये क्रांति, उसके नाम याद रखना है। और दोस्तों कहाँ लाई गई, सबसे पहले कहाँ लाई गई, इसके तत्व क्या थे, इसके उद्देश्य क्या थे, इसका प्रभाव क्या पड़ा, यानी इसका निष्कर्ष क्या निकला, इस वीडियो में अच्छी तरीके से हम कवर करेंगे दोस्तों। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको हरित क्रांति से संबंधित सारा अच्छी तरीके से नॉलेज इकट्ठा हो जाए दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, ताकि आपको इससे संबंधित सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाए दोस्तों। तो वीडियो को आप अंत तक देखिए। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम हरित क्रांति से। दोस्तों दे रखा है दोस्तों हरित क्रांति। हरित क्रांति क्या थी इसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो हरित क्रांति संबंध यानी कि नाम से स्पष्ट होता है दोस्तों, ये हरित क्रांति। हरित क्रांति, हरित का मतलब हो गया हरियाली, और क्रांति का मतलब मैंने बता दिया डेवलपमेंट या विकास या बढ़ोतरी, इसी में यानी कि उसको बढ़ावा देना। तो क्रांति इसीलिए लाई गई। तो सबसे पहले बात करें हरित क्रांति के बारे में, तो दे रखा दोस्तों हरित क्रांति 1960 के दशक में, 60 का दशक मतलब 1960 में दशक में नॉर्मन बोरलॉग यानी नॉर्मन लोग द्वारा शुरू किया गया एक प्रयास था। यानी कि एक आदमी था, एक इंसान था जिसका नाम नॉर्मन बोरलॉग था। उन्होंने 1960 में, सन 1960 में द्वारा शुरू किया गया एक प्रयास था। क्या प्रयास था, कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं था, लेकिन प्रयास था। विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है इन्हीं को। अब एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाएगा हरित क्रांति के जनक कौन है, तो आपको क्या बोलना, नॉर्मन बोरलॉग तो कि जाना जाता है। वर्ष 1999 लोग उच्च उपज देने वाली किस्मों को विकसित करने के उनके कार्य को नोबेल शांति, यानी कि जो 1970 आया, जब 60 के बाद 70 आया, 10 साल के बाद जब उनको जो नॉर्मल उच्च उपज देने वाली जो अच्छी जो उपज देने वाली जो किस्में थी, बीजों की जो किस्में थी, उसमें काफ़ी ही उनको विकसित करने के उनके कार्य ने विकसित करने के जो कार्य किए, उनकी किस तरीके से बीजों को अच्छी तरीके से बनाया जा सकता है, अच्छी तरीके से उसमें गुणवत्ताशील उर्वरक शक्तिशील, या किस तरीके से बीजों को अच्छा उपजाऊ बनाया। दोस्तों इसके लिए उनको उनके नोबेल शांति पुरस्कार से प्रदान किया गया। कब किया गया था, सन 1970 में। आपको ध्यान रखें, भारत में हरित क्रांति के नेतृत्व तो मुख्य रूप से क्या है, एम स्वामीनाथन। भारत की अगर बात की जाए तो कहाँ की तो अभी एम स्वामीनाथन द्वारा। कौन किया दोस्तों, भारत के हरित क्रांति के नेतृत्व, यानी कि उनका जो देखभाल किसने की दोस्तों, नेतृत्व वो स्वामीनाथन ने किए। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप, यानी कि उसके परिणाम क्या निकले, यानी कि उनके परिणाम स्वरूप उसके क्या परिणाम निकला स्वरूप, खाद्यान्न विशेष गेहूं और चावल, जो गेहूं है दोस्तों और चावल है दोस्तों, इसके ऊपर क्या है कि उत्पादन भारी वृद्धि हुई। यानी कि 1970 के बाद जो कभी देखा होगा पुराने समय में जाएंगे दोस्तों, तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, यानी कि ज़्यादा खाद्यान्न के विशेष में प्रकार कुछ नहीं। लेकिन जब उन्हें से ये क्रांति लाई गई ना दोस्तों, तो इसने हमें बहुत कुछ, यानी कि इस फसलों से समझ काफ़ी कुछ इस क्रांति ने हमें बढ़ावा दिया दोस्तों। तो क्या है, जिसकी शुरुआत 20वीं शताब्दी यानी कि 20वीं शताब्दी यानी 2000 जो 20वीं शताब्दी में विकासशील देशों में, नए विकासशील देशों यानी कि चीन हो गया, रूस हो गया, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, है ना, ये इन देशों में ये नए उपज देने वाले किस्मों के बीज को प्रयोग के कारण हुई। इन्हीं देशों की जो 20वीं शताब्दी, इन्हीं के जो देश थे, इन्हीं की वजह से हमें बीजों के बारे में प्रयोग के कारण इसके बाद पता चला कि नहीं, हम बीजों को अच्छी तरीके से हम गुणवत्ताशील बना सकते हैं दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसकी प्रारंभिक सफलता मेक्सिको और भारतीय उपमहाद्वीप में देखी गई दोस्तों। क्या देखा गया कि इसकी जो प्रारंभिक सफलता
मेक्सिको और भारतीय, मेक्सिको एक देश है, मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी है, और भारतीय उपमहाद्वीप में देखी गई यानी कि जो सफलता, यानी कि अगर माना जाए कि जब कोई बीज उगाया जाता तो कहीं ना कहीं उगाया जाता है किसी न किसी देश में, तो सबसे पहले हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में मेक्सिको में देखी गई थी एक तो, और एक भारतीय उपमहाद्वीप में भारत के अंदर देखी गई थी। उससे ज़्यादा किसी और डेवलपमेंट में नहीं किया गया था। आगे बढ़ वर्ष 1967 68, जब 1960 में शुरू हुई, फिर 1967 और 68 आया, तो उस वक्त 1967 68 से 1977 यानी कि पूरा 10 साल की अवधि में क्या हुआ कि हरित क्रांति भारत को खाद्यान्न की कमी और देशों की श्रेणी से निकालकर विश्व के अग्रणी कृषि के क्षेत्रों में परिवर्तित कर दिया। यानी कि इस क्रांति ने सन 1967 से लगाकर 1967 68 से 1977 78 यानी कि पूरे ही 10 दशक में ये पूरी क्रांति ने हमारे देश के कृषि को ही बदल कर रख दिया। दोस्तों हरित क्रांति के उद्देश्य क्या थे दोस्तों, इसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। हरित क्रांति के उद्देश्य के बारे में पढ़े तो हरित क्रांति के उद्देश्य क्या क्या थे, उद्देश्य का क्या कारण है, उद्देश्य यानी कि किस कारण के द्वारा ये क्रांति शुरू की गई थी। तो लघु अवधि के लिए नहीं लगी, उन्होंने बहुत बड़ी अवधि यानी कि सॉरी कम अवधि के लिए यानी कि लिए गई थी। तो क्या किया, दूसरी पंचवर्षीय योजना जब चल रही थी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है कि जो दूसरी अवधि चल रही थी दोस्तों, उसमें क्या कहा गया है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना आपको पता है 1951 से 54 से 60 54 से 58 जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, दौरान भारत में भूखमरी की समस्या को दूर करना। तो हरित क्रांति से दोस्तों जब दूसरी पंचवर्षीय भूखमरी, तो दोस्तों अब जब खाद्यान्न पैदा नहीं हो तो क्या होगा दोस्तों कि जब खाद्यान्न पैदा नहीं होगा तो इंसान भूखा तो मरेगा ही नहीं, भूखमरी तो आएगी आएगी दोस्तों। क्या खाएगा, पत्थर खाएगा क्या। तो इसीलिए क्या है, पंचवर्षीय योजना में जब इस पंचवर्षीय योजना में भूखमरी समस्या को दूर करने तो ये हरित क्रांति शुरू की गई थी। दीर्घ अवधि के लिए दीर्घ अवधि से ग्रामीण विकास, जो ग्रामीण में जो विकास, उसके लिए भी दीर्घ अवधि के लिए इसलिए की गई थी कि ग्रामीण में भी विकास होना चाहिए, औद्योगिक विकास पर भी आधारित आधुनिक औद्योगिक विकास पर यानी कि उद्योग के लिए भी विकास पर आधारित समग्र कृषि का मैंने पूरी औद्योगिक यानी कि मान लीजिए उद्योग में जितने भी संबंधित जो कृषि संबंधित जितने भी उद्योग हैं उनके आधारित उन पर आधारित समग्र यानी कि सभी कृषि का आधुनिकीकरण यानी कि उसको और डेवलपमेंट यानी कि आज के समय का युग बनाना यानी कि आधुनिकीकरण करना। बुनियादी ढांचे का यानी बुनियादी ढांचे यानी कि इतना मजबूत ढांचा बनाना है बुनियादी यानी कि हमेशा के लिए टिकाऊ रहे, और कच्चे मालों की आपूर्ति की आदि शामिल थे। किसमें थे, ये दीर्घ अवधि के लिए थे। लेकिन रोजगार में क्या हुआ, इस कृषि से रोजगार में क्या क्रांति, कृषि और उद्योग दोनों क्षेत्रों के श्रमिकों को रोजगार प्रदान करना। यानी कि जब इंसान अगर मान लीजिए कि कोई उद्योग शुरू करेगा या फिर कोई कृषि करेगा, फसल उगाएगा, कुछ ना कुछ करेगा दोस्तों, तो उसको रोजगार मिलेगा यानी कुछ कुछ काम करने का मौका मिलेगा दोस्तों। तो क्या है, उद्योग क्षेत्र रोजगार प्रदान करना भी था। वैज्ञानिक अध्ययन यानी कि जब ये सब सारे काम होगा तो वैज्ञानिक भी अपने काम में जुटेंगे कि किस तरीके से हमने वो काम करना है। तो इस स्वस्थ पौधों का उत्पादन यानी कि जो ऐसे पौधे नहीं जो अंदर डाले और सड़ गए ऐसे पौधे नहीं, उनको ऐसे पौधे यानी कि ऐसा मतलब जैसे बोलते हैं हमें शुद्ध शुद्ध हो स्वस्थ पौधों का उत्पादन करना जो अनुकूल यानी कि पृथ्वी के अनुकूल हो, जलवायु के अनुकूल हो, और मौसम के अनुकूल हो, और वो हर प्रकार से मिट्टी के अनुकूल हो, तो पृथ्वी विषम जलवायु और रोगों का सामना करने में भी सक्षम हो। ये सारा काम किसने किया दोस्तों, ये हमारे वैज्ञानिकों द्वारा ये सारा काम करने का उद्देश्य रखा गया था। आगे बढ़ते हैं, और दे रखा है कृषि का वैश्वीकरण। कृषि का वैश्वीकरण का मतलब समझते हैं दोस्तों, कृषि को इतना महान बनाने की विश्व में उसके द्वारा हम काफ़ी कुछ बड़ा मतलब उससे काफ़ी हम कुछ ले सके, पृथ्वी कृषि से हम काफ़ी कुछ विश्व में कुछ कर सकें, वैश्वीकरण, और उसको आगे यानी पूरा विश्व में उसको बढ़ावा दे सके कृषि को। गैर औद्योगिक राष्ट्र यानी कि गैर उद्योग यानी कि जो निजी राष्ट्रीय हो जाए, गैर होते एक गैर सरकारी होता है, एक सरकारी होता है। तो इसी तरह के गैर औद्योगिक तो वो होता है जो मतलब खुद मतलब यानी कि सहकार से, और गैर औद्योगिक जो गैर उद्योग जो दूसरे निजी में हो। तो राष्ट्रों में औद्योगिक का प्रसार करना यानी कि उन देशों में भी राष्ट्र कृषि का विस्तार करना जहाँ पे हमारा संपर्क नहीं है या फिर वो हमारे शासन में नहीं है, उसको भी गैर शासन में प्रसार करना। और प्रमुख कृषि क्षेत्रों में निगमों की यानी प्रमुख कृषि क्षेत्रों में जैसे मान लीजिए कि पंजाब हरियाणा, ये उत्तर प्रदेश है ना, ये हमारा एरिया, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल है ना, ये जो ये अच्छा है, कर्नाटक है ना, ये सभी क्या है दोस्तों हमारा जो काफ़ी उपजाऊ हिस्सा है दोस्तों। जैसे राजस्थान तो होता नहीं है, गुजरात में भी थोड़ा ये तो थोड़ा ऐसा ही एरिया है, जम्मू कश्मीर में पहाड़ी एरिया में देता हूँ, लेकिन जो ये ऐसा एरिया है ना दोस्तों, तो इसमें कृषि क्षेत्रों को निगमों को यानी कि उनमें से विभाग भी स्थापित किया जाए, जो प्रोत्साहित यानी कि उनको और उत्साहित यानी प्रोत्साहित करना यानी कि उसको और आगे बढ़ाना दोस्तों करना। हरित क्रांति के मूल तत्व क्या थे दोस्तों, इससे संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों। आगे पढ़ते दोस्तों, इसमें दे रखा है कि कृषि का विस्तार, हरित क्रांति का मूल तत्व यानी कि मतलब जो इससे हम आगे बढ़ सके ना, उन तत्वों के तरह से मान लीजिए कि हम साइकिल होते हैं, साइकिल से मोटर होते, तो इसके ये तत्व है हमारे किसी पायदान पर पहुंचने के लिए। इसके तत्व तो इससे क्या हुआ, तो इन क्या तत्व थे, तो जैसे अगर एग्जाम क्वेश्चन पूछे तो आपको ध्यान रखना है तत्व से ध्यान रखना है आपको। तो आगे मतलब दोस्तों दे रखा दोस्तों कि हरित क्रांति के मूल तत्व।
अब ये इसलिए मैं समझा रहा है डिटेल में दोस्तों कि हम क्या है कि वन लाइन फैक्ट भी पढ़ सकते हैं, पर लेकिन वन लाइन फैक्ट बनते कहाँ से, यहीं से बनते। अब कोई भी डिटेल में चीज़ होती है ना, तो हम डिटेल में पढ़ते हैं ना, तो दोस्तों हमें पूरा ही पता होता है कि नहीं यार ये चीज़ वहीं से, मान लीजिए कि मैं यहीं से बोल दूँ कि नॉर्मल फ्लैग कौन थे जनक, तो 1960 में वो तो जनक थे। कब शुरू हुआ तो 1967 से 77 में हुई। कब इसमें क्रांति है तो 1967 से 77 में। कौन सी वजह से हुई? दूसरी वजह भूखमरी के कारण से। ये इस तरीके से क्वेश्चन बनते यहीं से। आप एक बार डिटेल गहराई से पढ़ेंगे ना दोस्तों, तो आपको पूरा ही समझ एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों यहाँ से। तो आप चलिए स्टार्ट करते हैं। हरित क्रांति के मूल तत्व। तत्व के बाद कृषि क्षेत्र का विस्तार। मान लीजिए कृषि का क्षेत्र का विस्तार करने के लिए ये किया गया, यद्यपि यानी कि कारणवश वर्ष 1947 से ही कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल को विस्तारित किया जा रहा है। यानी कि कृषि योग्य भूमि, जो कृषि करने लायक भूमि थी, उसके क्षेत्रफल को विस्तारित, यानी कि उस क्षेत्रफल को और विस्तार, यानी कि उसको और बढ़ावा किया जा रहा था। परंतु यह खाद्यान्न की बढ़ती मांग को पूरा करने हेतु पर्याप्त, यानी कि जो खाद्यान्न की जो मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कृषि तो करने योग्य है, लेकिन हमारे पास जब बीज ही नहीं है इतना, तो हम उसको कहाँ से बोएंगे? तो वो कृषि का क्षेत्र विस्तार, यानी कि इस मूल तत्व ये भी था कि हम हमारे पास कृषि है तो हमें बीजों का भी उत्पादन करना चाहिए। तो प्रमाण को पूरा करने हेतु पर्याप्त नहीं था। हरित क्रांति ने कृषि भूमि विस्तार में सहायता, यानी हरित क्रांति ने कृषि जो भूमि है के विस्तार में सहायता प्रदान, यानी कृषि भूमि की जो जो है कृषि की जो भूमि है को विस्तार में सहायता प्रदान किसने की? तो वो हरित क्रांति ने ही की है दोस्तों। फिर दूसरी बात ये करी कि दोहरी फसल प्रणाली। अब दोहरी फसल प्रणाली का मतलब क्या होता है? यानी कि एक फसल तो है ही सही। अब मान लीजिए कि किसी बहुत सारी खेतियाँ ऐसी होती है जिसमें एक फसल तो उगी ही रही, लेकिन उसमें दूसरी फसल भी उगा दी जाती है, और यहाँ तक कि अगर डेवलपमेंट होता गया तो तीसरी फसल भी उसमें उगाई जाएगी। यानी कि क्या है कि यानी कि एक के द्वारा एक फसल, तो मान लीजिए कि जैसे संतरे का पेड़ होता है, तो संतरे का पेड़ यानी कि उसे दोहरी फसल बोए, और उसमें बहुत सारे हम नीचे उस खाद्यान्न बो सकते हैं। तो इसलिए दोहरी फसल प्रणाली, दोहरी फसल हरित क्रांति की एक प्राथमिक विशेषता थी। यानी कि वो पहले पायदान पर ये रखा था कि हम कृषि का तो करें, लेकिन हम उस कृषि के ऊपर हम ऐसा भी कुछ करें कि यानी कि एक जमीन पर हम दो फसलें उगा सकें, और एक ही समय में वो भी इसके तहत, यानी कि इसके ही तहत इसी के कारण वर्ष में एक के बजाय दो फसलें प्राप्त करने का निर्णय इसी में लिया गया। इसीलिए तो कहते हैं कि मतलब इतने जल्दी 2 साल में ही काफ़ी तरक्की मिल गई कृषि को दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रति वर्ष एक फसल को प्राप्त करना इस तथ्य पर आधारित है, यानी कि प्रति वर्ष एक फसल को प्राप्त करने एक वर्ष, यानी एक वर्ष में एक फसल प्राप्त करना इस तथ्य पर आधारित, किस तथ्य पर आधारित कि बरसात का मौसम वर्ष में केवल एक ही बार आता है। अब मान लीजिए कि बरसात में सिर्फ एक ही महीने, मान लीजिए कि कब होती है बरसात? ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर इस तरीके से वो बरसात होती है दोस्तों। मतलब जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर इस तरह की बरसात होती है दोस्तों। तो बरसात का मौसम वर्ष में केवल एक ही बार आता है। हरित क्रांति दूसरे चरण में जल की आपूर्ति के लिए बड़ी सिंचाई परियोजना शुरू की गई। अब दोस्तों मान लीजिए कि अगर पहले क्या सोचा गया, तो प्राथमिक तो हम दो फसलों को उगाएंगे, लेकिन क्या होता है कि वो सोचते हैं कि यार अब बरसात तो एक ही बार आता है, तो हम क्या करेंगे? अगर मान लिया बरसात के समय में फसल उगा दें, उग जाए, उसके बाद फिर कृषि सिंचाई करने के लिए, यानी कि जो नहरें कुएँ हैं, उनसे पानी से सिंचाई करने के लिए हमें काफ़ी और भी यंत्रों का निर्माण करना पड़ेगा। तो उसके लिए हरित के दूसरे चरण में जल की आपूर्ति के लिए, यानी कि जल को बढ़ाने के लिए सिंचाई भी परियोजना शुरू की गई। यानी कि जो जिसमें पानी बरसात नहीं होती थी, तो उसमें भी लोगों ने ऐसे यंत्र शुरू कर दिए, जैसे कि मान लीजिए पानी का मोटर, बिजली की व्यवस्था, अच्छी जनरेटर की व्यवस्था, अच्छे मोटरों की व्यवस्था, अच्छे कुओं की व्यवस्था, अच्छे नहरों की व्यवस्था, अच्छे बांधों की व्यवस्था। इस तरीके से करने के लिए बांधों का निर्माण किया गया। यानी कि सबसे पहले तो लोगों ने सोचा कि नहीं, इस क्रांति को बढ़ावा देने के लिए हम पानी को रोक सकते हैं। फिर अन्य सरल सिंचाई तकनीकों, यानी कि और भी बहुत सारे ऐसे सरल तकनीक, यानी कि तालाब है तो तालाब को और आधुनिकरण, यानी कि उसको और गहरा बना दिया जाता है, और मान लिया उसको और मिट्टी डाल के उसके किनारे बढ़ा कर दिए जाते हैं। कुओं का निर्माण भी किया जाता है, कि जिससे पानी का बोरवेल से निर्माण किया जाता है ना। नदी के ऊपर बहुत सारे ऐसे ऐसे बड़े बड़े बांध बनाकर उन्हें पानी को एकत्रित करने की ये तकनीक का सहायता इसी के लिए किया गया। फिर आगे बढ़ते दोस्तों, दे रखा है कि उन्नत आनुवंशिक बीजों का उपयोग। उन्नत यानी कि जो उर्वरक, अच्छे बीज, अच्छे फर्टिलाइजर्स, अच्छे उर्वरक को आनुवंशिक रूप, यानी कि एक बीज के द्वारा दो बीजों का किस तरीके से अंकुरण किया जाए, बीजों का उपयोग। तो कैसे कहते हैं? श्रेष्ठ आनुवंशिक, यानी कि सुपरवाइजर जेनेटिक बीजों का उपयोग करना हरित क्रांति का वैज्ञानिक पहलू था। लोगों का ये मानना था उस हरित क्रांति जो वैज्ञानिक है, कि हम एक काम करें, एक बीज है, इसको दो बीजों के रूप में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी ऐसी विधि अपनाई जाए। तो भारतीय कृषि अनुसंधान, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च द्वारा उत्पादन देने वाले बीज, मुख्य रूप से गेहूं जो है दोस्तों, उसमें चावल, बाजरा और मक्का के बीजों में नई किस्मों को विकास किया गया है। उन्होंने सोचा कि एक काम करें, गेहूं में करेंगे अच्छी विकास, और चावल में भी किया जाए, और बाजरा में भी किया जाए, और मक्का में भी ये किया जाए। ये सभी रूपों में इसका
करना बेहद जरूरी है दोस्तों। फिर क्रांति में शामिल महत्वपूर्ण फसलें, इसमें फसलें को एग्जाम क्वेश्चन पूछा आपको ध्यान रखना है। चाहे दोस्तों क्रांति में शामिल फसलें, इससे संबंधित क्वेश्चन जो फसलों संबंधित कौन कौन सी फसलों में क्रांति है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना दोस्तों। आगे बढ़े दोस्तों, इसमें दे रखा है क्रांति में शामिल महत्वपूर्ण, यानी कि अब एग्जाम पूछे कि कौन सी फसलें में सबसे ज़्यादा हरित क्रांति से प्रभाव पड़ा, तो गेहूं और चावल तो पड़ा ही पड़ा, लेकिन और भी उसमें फसलें थी, तो कौन सी थी? मुख्य फसलें गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का थी। उन्होंने सोचा कि गेहूं में बढ़ा दिया जाए, चावल में करा दिया, और ज्वार में भी, और बाजरा और ये मक्का, इन्हीं के तो द्वारा लोगों को थोड़ा अच्छा पोषण मिलता है दोस्तों। तो ये करना का था। हरित क्रांति महत्वपूर्ण फसलें, गैर औद्योगिक फसलों को उन्होंने बाहर दिया, यानी कि गैर और खाद्यान्न फसलों, मान लिया कि गैर खाद्यान्न कौन कौन सी हो जाती है, जैसे कि जैसे गन्ना हो गया है ना, रबड़ के लिए, जूट के लिए है ना, और भी बहुत छोटी मोटी दालें आ जाती है ना, तिलहन मतलब कुल मिला के इस इन पे ज़्यादा, लेकिन गेर और खाद्यान्न फसलों को रणनीति देने से बाहर रखा गया, यानी कि इस पर ज़्यादा कोई ध्यान नहीं दिया गया। गेहूं कई वर्षों तक हरित क्रांति का मुख्य आधार बने। गेहूं ही एक ऐसा दोस्तों एक पौष्टिक आहार है जिसके द्वारा इंसान को काफ़ी पोषण मिलता है दोस्तों, है ना। आगे बढ़े, भारत में हरित क्रांति। अब भारत की बात करें, भारत में हरित क्रांति की पृष्ठभूमि क्या रही? सन 1943, सारा मामला 1900 आज़ादी के बाद ही थोड़ा स्टार्ट होने लगा है। एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाते, आपको ध्यान रखना है कि जो 1943 में 1943 यानी कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश ही आज़ाद हुआ, लेकिन 1943 में भारत में विश्व में सबसे अधिक खाद्य संकट पीड़ित देश था। यानी कि 1943 में तो पहले 15 अगस्त 1947 तो पहले तो हमारे देश यूँ भी लोगों से परेशान था। इस लोग वैसे भी जो आज़ादी नहीं मिलेगी यूँ ही परेशान होंगे ना, जब भूख मरी और नहीं खाना को मिलेगा तो फिर तो और ज़्यादा दिक्कत होगी दोस्तों। तो क्या होगा दोस्तों कि इसी संकट से पीड़ित था। बंगाल में तो अकाल ही पड़ गया था, यानी कि वहाँ पे तो भूकंप और बाढ़ ने लोग ग्रसित हो गए, यानी कि भूख से ही मरने लगे थे। अकाल के कारण, अकाल का मतलब यानी पानी नहीं गिरना है ना, ये कारण होता है। ये कारण पूरी भारत में लगभग 4 मिलियन लोग भूख के कारण ही मर गए। अब बंगाल में तो, पश्चिम बंगाल के समय तो वहाँ पे तो लोग 4 लाख लोग तो 4 मिलियन लोग मर गए, कारण मर गए दोस्तों। हालांकि वर्ष 1947, जब 1947 आया, 15 आज़ादी के बाद सन 1967 तक, जब 15 अगस्त 1947 सब 1969 तक आया ना दोस्तों, तक सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर कृषि क्षेत्र विकास ध्यान केंद्रित किया गया। यानी कि लोगों का जब अब ऐसा लगने लगा जब लोग मर गए हैं तो यार कुछ ना कुछ किया जाए, ऐसा लोगों का ख्याल है। तो वो क्या है कि इस क्रांति में 1947 यानी 47 से 57, 57 से 20 साल तक इन्होंने सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर कृषि क्षेत्र विकास के ध्यान केंद्रित किया गया कि इसके ऊपर ध्यान दिया जाए, नहीं तो लोग पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। फिर उससे आगे, लेकिन देश की जनसंख्या वृद्धि खाद्य तुलना में बहुत हुई, यानी कि लेकिन देश की जनसंख्या वृद्धि खाद्य वजन की तुलना में बहुत तीव्र गति, यानी कि लोग के लिए खाने का तो कुछ ज़्यादा, लेकिन लोग अपने बच्चों को बढ़ाते ही जा रहे थे। वो उनके संपत्ति नहीं थी कि यार खाने के लिए तो अपने पास धान नहीं है, लेकिन वो बस लोग बच्चे को यानी कि जनसंख्या वृद्धि करते ही जा रहे थे। एक बच्चा तो है ही सही, लेकिन दूसरा बच्चा भी पैदा करने की ख्वाहिश रखते थे कि यार नहीं कोई बच्चा हुआ तो अच्छा रहेगा, इस तरीके से वो करते। लेकिन ऐसा जब धन नहीं हो तो ऐसा नहीं करना चाहिए, एक दो बच्चों में खुश हो जाना चाहिए। तो तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या ने खाद्यान्न उत्पादन बढ़े, तो तत्काल यानी कि जनसंख्या ने जो है दोस्तों तीव्र बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई थी दोस्तों। तो जब वो बढ़ती जनसंख्या ने खाद्यान्न उत्पादन यानी खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने हेतु तत्काल और कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता पर बल दिया। अब जब ऐसी वृद्धि हो रही थी तो लोगों ने देखा कि यार लोगों के लिए खाने के लिए ना वृद्धि इतनी हो गई है कि जितना मतलब जितना लोगों को है इतने तो खाने की पूर्ति हो नहीं, तो उन्होंने इसके ऊपर ध्यान कठोर से कार्रवाई करना, यानी कठोर से कहते हैं कि इंसान के पास अगर खाने के लिए कुछ नहीं होता तो वो कैसे रात भर नींद नहीं आती, वो सोचता है कि कैसे कमाया जाए। तो आवश्यक बल दिया, परिणति हरित क्रांति की उभर कर सामने आई। फिर हरित क्रांति के अंदर ऐसा कुछ किया गया दोस्तों कि वो हरित क्रांति उभर कर सामने आई कि हम अब इस क्रांति को बिल्कुल लड़ेंगे और इसके अंदर नए नए आविष्कार करेंगे, नए नए तकनीक लाएंगे, नई नई टेक्निकल लाएंगे, नए नए ऐसे ऐसे बीज लाएंगे, ऐसे ऐसे फसलें उगाने के बारे में सोचेंगे जिससे हमें ये खाद्यान्न हम भूख में मरना नहीं पड़े दोस्तों। तो ये कि भारत में हरित क्रांति उस अवधि को संदर्भित करती है, यानी कि एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि भारत में हरित उस अवधि को यानी कि उस समय को संदर्भित करती है दोस्तों। कि जब भारत की कृषि अधिक उपज देने वाले बीजों की किस्मों, यानी अधिक उपज देने वाले यानी गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये तो थी सी। तो ये किस्मों ट्रैक्टर हो गया, सिंचाई सुविधाओं, कीटनाशकों, उर्वरकों जैसे आधुनिक तरीकों पद्धतियों को अपनाने के कारण यानी कि आज भी वो चीज़ है दोस्तों। और आज भी इतना डेवलपमेंट हो गया है लोग, यानी कि इंसान तो कुछ ही काम कर, लेकिन यंत्र इतना ज़्यादा काम करता है कि वो फसल में मतलब इतनी पैदावार, इतनी उर्वरकता होती है कि इंसान भूखा अगर वो उसमें अगर फसल उगाए ना, तो अगर एक बार अच्छे तरीके से फसल उगा लेना तो उसको 10 साल तक कमाने के इतना इतना तो उसके पास इतना हो जाता है। लेकिन इतना इतना उसके पास इतने यंत्र हो गए, इतने उसके पास उर्वरा शक्ति बीज हो गए, इतना उसके पास डेवलपमेंट हो चुका है हर चीज़ का, यानी कि उसको हर तरीके से कृषि को करने के योग्य हो चुका है दोस्तों। तो कारण एक औद्योगिक प्रणाली में परिवर्तित हो गई, यानी कि ये जब मान लीजिए कि कोई ट्रैक्टर बनेगा दोस्तों, कोई मोटर बनेगी दोस्तों, या फिर कोई कीटनाशक सुविधा यानी सिंचाई की सुविधा होगी, यानी सिंचाई में बहुत से मोटर
गए, जनरेटर आ गए, पाइप्स आ गए, होल आ गए, मशीनें आ गई, बहुत सारे बोरवेल्स मशीनें आ गई, बहुत सारे ऐसे ट्रैक्टर ट्रालियाँ यंत्र आ गए, बहुत जिताई खुदाई जिताई जुताई बुनाई उड़ाई करने के लिए बहुत सारे ऐसे यंत्र। पहले क्या करते थे लोग कि मतलब कुछ नहीं करते थे, खाते थे पीते थे और कुछ थोड़ा बहुत करते लेते थे और कुछ नहीं करते थे। छोटे मोटे मान लेके कोई ज्वार उगा लेता था, कोई जौ उगा लेता था, कोई थोड़ा बहुत चावल होता तो चावल उगा लेते थे और इनसे भूखे ही मर जाते लोग। इन्हें को ये पहले गाय बैल इसे बैल से तो इन्होंने क्या इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन हरित क्रांति जब सन 1947 जब आई दोस्तों, तो उससे बाद ही ये तो 1947 से जब 1967 में अच्छी तरीके से जो ध्यान दिया गया 1960 से 67 के बीच में, तब जाके थोड़ा ये स्थिति यानी 1915 को 1947 से थोड़ा अच्छा इसमें डेवलपमेंट आ सका दोस्तों। तो ये क्या है अपने एक औद्योगिक प्रणाली में यानी अब ये चीज़ें जब बनेगी दोस्तों तो फिर उद्योग का निर्माण करना पड़ा, इससे में भी लोग रोजगार मिलेगा उनको। तो ये औद्योगिक प्रणाली में परिवर्तित हो गई थी। इसे भारत सरकार और अमेरिका की फोर्ड ऑफ रोकल फाउंडेशन यानी भारत सरकार जो है और अमेरिका की जो की फोर्ड एंड रॉकफेलर फाउंडेशन जो है द्वारा विपोषित किया गया, यानी कि वित्त पोषित किया गया, यानी कि इन उद्योग जो हरित क्रांति थी इसको और बढ़ाने के लिए किसने किया दोस्तों? भारत सरकार और अमेरिका की फोर्ड ऑफ रॉकफेलर फाउंडेशन ने वित्त पोषित किया किसको? औद्योगिक निर्माण भारत सरकार को, हरित क्रांति को, जिसको जो कि स्वामीनाथन तो उनको है ना, तो वित्त पोषित किया गया दोस्तों। फिर भारत में हरित क्रांति मोटे तौर पर गेहूं क्रांति में आई, क्योंकि दोस्तों जब ये सब हो गया तो गेहूं ने अच्छी पैदावार की दोस्तों। भारत में हरित क्रांति मोटे तौर पर यानी कि बहुत 100% में से 60-70-80% लगभग दोस्तों गेहूं ने ही अच्छा काम मतलब अच्छा उत्पादन गेहूं ने ही दिया दोस्तों। और 1967 में 1968 और 2003-2004 के मध्य गेहूं के उत्पादन 3 गुना अधिक वृद्धि की। 1967 के जहाँ पे 30 कुंटल गेहूं होते थे तो वहाँ पे 90 कुंटल गेहूं यानी कि होने का मामला हो गया दोस्तों। जबकि अनाजों के उत्पादन में कुल वृद्धि केवल 2 गुना ही थी, यानी कि मान लिया कोई 50 अगर मान लिया कोई 20 कुंटल है तो वहाँ पे केवल 40 कुंटल ही, 30 कुंटल 60 कुंटल ही हुई दोस्तों। इस तरीके से ये करा गया। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, फिर क्या दे रखा है? ये दे रखा है हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव क्या पड़े। सकारात्मक प्रभाव यानी कि उस क्रांति से हमें क्या मिला, क्या प्रभाव पड़ा ऐसा, तो इसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। फसल उत्पादन में वृद्धि, पहले एग्जाम क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर दे रखा है दोस्तों कि फसल उत्पादन में वृद्धि, फसल के उत्पादन जो फसल होती है उसमें उत्पादन वृद्धि क्या ही प्रभाव क्या पड़ा, इसके परिणाम स्वरूप यानी कि इसके परिणाम क्या पड़े। वर्ष 1978 और 1979 में 131 मिलियन टन अनाज का उत्पादन हुआ, टन में यानी मिलियन टन। भारत में विश्व में सबसे बड़े कृषि उत्पादक देश के रूप में स्थापित हो गया। भारत देश ऐसा हो गया कि बस अब तो खाद्यान्न मतलब लोगों को भूख मर जाती है वहाँ पे। सन 1978 1900 में अगर एग्जाम पूछेंगे कि सबसे परिणाम स्वरूप सबसे वृद्धि कब हुई, तो सन 1978 1979 में कितने टन मिलियन, तो 131 टन मिलियन। मोटे टन विश्व में सबसे बड़े कृषि उत्पादक क्षेत्र मतलब सबसे अगर उन्नति देखी जाए तो दोस्तों हमारे भारत देश में ही हरित क्रांति का प्रभाव पड़ा है दोस्तों। फिर हरित क्रांति और आज भी फसलों के मामले में सबसे ज़्यादा भारत देश ही है दोस्तों। हरित क्रांति के दौरान गेहूं और चावल के अधिक उपज देने वाली किस्मों के तहत फसल क्षेत्र में काफ़ी वृद्धि हुई दोस्तों। हरित क्रांति के जो उद्देश्य दोस्तों गेहूं और पड़ा है और दूसरा चावल पर ज़्यादा पड़ा है दोस्तों। खाद्यान्न आयात में कमी, अब जब आयात में कमी दूसरी पड़ी यानी पहले जब भूखा तो लोग बाहर से मंगाते थे खाना, और यहाँ तो मैंने तो यहाँ तक सुना है कि लोग पहले खाद्यान्न कुछ नहीं मांस खाते थे लोग भैंस बकरी इनको मार बोले जो मिल जाता जानवर उसको खा पी के अपना पेट गुजार लेते मतलब जो जीवन गुजार लेते थे दोस्तों। पहले ये फसलों वगैरह उगाने पर ध्यान नहीं था, लेकिन हरित क्रांति आने के बाद ये सब कुछ अच्छा गेहूं वगैरह लोग अच्छी तरीके से ज़िंदगी जीने लगे दोस्तों। जैसे रोटी कपड़ा मकान ये ही इंसान की सबसे, लेकिन रोटी ही मेन है सबसे पहले रोटी रखा गया रोटी, इसके बाद कपड़े का आविष्कार, फिर मकानों का आविष्कार, और अब तो शिक्षा का आविष्कार हो गया। और अब शिक्षा के साथ साथ अब तो इन सभी के साथ साथ बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को भी हम अच्छी तरीके से समझकर हम अच्छी तरीके तरक्की पर जा सकते हैं। खाद्यान्न आयतों में भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो गया, यानी कि खाद्यान्न अब किसी को मंगाने की जरूरत नहीं पड़ी खुद ही खाद्यान्न पर वो आयात निर्यात हो, यानी कि वो किस पहले भारत से मंगा, अगर गेहूं की भी जरूरत पड़ती तो वो बाहर देशों से मंगाता था, लेकिन आज ऐसी कंडीशन नहीं है दोस्तों। केंद्रीय पूल में पर्याप्त भंडार, यानी कि केंद्रीय पूल जो कि केंद्र में भी काफ़ी भंडार, यहाँ तक कि भारत भारतीय अनियतों की स्थिति में भी, यानी कि भारत के अंदर इतना खाद्यान्न उपज होने लगा कि वो भारत देशों से बाहर भी ज़्यादा फसलों वो खाद्यान्न को प्रेषित करने की निर्यात करने लगा दोस्तों। इतना कुछ होने उसके पास हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते, खाद्यान्नों के प्रति व्यक्ति शुद्ध उपलब्धता में वृद्धि हुई दोस्तों। खाद्यान्नों के प्रति लोग प्रति व्यक्ति शुद्धता, यानी कि हर एक व्यक्ति ऐसा सोचने लगा शुद्ध उपलब्ध, यानी कि हम अब हर एक गेहूं को भी एक अच्छी तरीके से निर्माण करेंगे। जहाँ पे पहला कुछ नहीं होता वहाँ पे गेहूं का हर एक व्यक्ति वैज्ञानिक तौर पर सोच लगा। खाद्यान्न के प्रति व्यक्ति शुद्ध उपलब्धता में भी वृद्धि हुई दोस्तों। किसानों को लोभ यानी किसानों को लाभ, किसानों को अगर एग्जाम क्वेश्चन को ऐसे आपको ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए किसानों को लाभ कैसे मिलेगा, यदि मान लीजिए कोई फसल है तो वो किसान से संबंधित है, कुछ भी होता है मतलब कृषि से जितने भी कार्य होते हैं वो किसानों को लाभ देने वाले ही होते हैं। सबसे पहले अगर
अगर कोई अगर इस देश को चलाने वाला है तो वो दोस्तों अगर किसान ही है। सबसे पहले तो पृथ्वी आ जाती है, पृथ्वी के बाद प्रकृति, प्रकृति इन सब प्रकृति ही ने सब कुछ दिया, उसके बाद उसके वो निर्माण करता है, यानी कि वो पितामह यही कहा जाता है कि किसान ही है जो इंसान और दुनिया को पालता है दोस्तों, जिसकी और उसकी ज़रूरत है फिर दुनिया फिर पूरी करती है, समझ रहे हैं ना। तो किसान ही सबसे पहले पाया जाएगा, किसान अपना काम करना छोड़ देना तो दुनिया भूखी मर जाए दोस्तों। तो किसानों को लाभ, हरित क्रांति की शुरुआत में किसानों की आय के स्तर बढ़ा दी, यानी कि जहाँ पे लोग फ्री घर में बैठे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, वहाँ पे लोग काम करने लगे, उनको आय में बढ़ोतरी हो रही, खाना पीना अच्छा रहने लगा स्वयं, और आय में बढ़ोतरी हो गई। कृषि उत्पादकता में सुधार हेतु, यानी कृषि के उत्पादन में सुधार करने के लिए किसानों द्वारा अपनी अधिशेष आय का पुनः निवेश किया, यानी कि जो पैसा बचा था उसको और फिर पैसा लगाने लग गए, उसके अंदर पुनः निवेश किया गया, यानी कि जब मान लीजिए 50-100 रुपये कमाते हैं तो 50 रुपये खर्च हो जाते हैं, तो 50 रुपये फिर उसमें ऐसा कुछ करते हैं 50 का 100 डबल हो जाए, इस तरीके से वो पुनर्निवेश किया गया। 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले किसानों, जब मान लिया कि 10 एकड़ वाले जो हेक्टर की जमीन अधिक भूमि जो थी उनके किसानों को इस क्रांति से विशेष रूप से विभिन्न आदानों जैसे HYC, ये जो है मतलब HYV एक कृषि से संबंधित एक मतलब उनको बढ़ावा देने के लिए एक बीज है दोस्तों। तो HY बीज और उर्वरक मशीन आदि बड़ी मात्रा में निवेश करने का लाभ प्राप्त हुआ। 10 हेक्टर वाली जो जमीन अच्छी जमीन ज़्यादा वाले लोग थे उनको काफ़ी समय उसको दिया गया दोस्तों। इसने पूंजीवादी कृषि कैपिटलाइज्ड फार्मिंग को भी बढ़ावा दिया, यानी कि जो पूंजीवादी कृषि, मान लिया कि पूंजीवादी उसी को बोल दीजिए कि लीज पर रख लेना है। मान लिया पूंजीवादी यानी कि मान लिया किसी पास जमीन है तो वो दूसरे को जमीन दे देगा, लेकिन वो उस पर उसको पैसे देगा, लेकिन उस पर वो किसान उसके ऊपर वो कृषि करेगा, तो को भी बढ़ावा दिया है ना। तो आगे बढ़ते हैं, औद्योगिक विकास के बारे में करें। अब माने इतना कुछ होने के बाद तो उद्योग जो है वो चलेंगे चलेंगे, तो किसी प्रकार का उद्योग, चाहे वो ट्रैक्टर बनाने वाला उद्योग हो, ट्राली बनाने उद्योग हो, वो किसी फार्मिंग का उद्योग हो, चाहे वो किसी भी यंत्र को निर्माण करने वाला हो, गेहूँ कटाई बुटाई रुपाई जुताई पानी मोटर सब उद्योग है। तो औद्योगिक विकास में भी काफ़ी डेवलपमेंट है। तो हरित क्रांति औद्योगिक विकास के बारे में बात करें तो औद्योगिक विकास, हरित क्रांति ने बड़े पैमाने पर मशीनीकरण को बढ़ावा दिया, जिससे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेसर, कंबाइन, डीजल, इलेक्ट्रिक पंपिंग सेट इत्यादि विभिन्न प्रकार की मशीनों की मांग उत्पन्न हो गई। अब दोस्तों ये जब होगा तो दोस्तों लोग तो मांगेंगे ना कि यार हम हमारे को इतना चाहिए, हम इतनी मशीनें चाहिए, हमें इतना हार्वेस्टर चाहिए, इतनी ट्रैक्टर चाहिए, ट्राली चाहिए, इतना मुझे इंजन, डीजल इंजन, इलेक्ट्रिक मोटर चाहिए, पंपिंग सेट चाहिए इत्यादि विभिन्न प्रकार उत्पन्न। तो इसमें फिर उद्योग क्या करें, उद्योग वाले और ज़्यादा तेज़ी से विकास करेंगे, तेज़ी से वो उस चीज़ को और बढ़ाएंगे और तेज़ी से उसका डेवलपमेंट करेंगे। उस तरीके से जहाँ एक दिन में एक ट्रैक्टर बनाते दूसरे दिन और 2-4-5 मजदूरों को लगा के रोजगार, तो उनको और 2-3 ट्रैक्टर ट्राली बनाने का उसको समय देंगे दोस्तों। इस तरीके से वो मशीन होते हैं। इसके अलावा रासायनिक उर्वरक यानी कि जो दवाइयाँ हैं, उर्वरक जो कीटनाशक को, खरपतवारनाशक की मांग में काफ़ी वृद्धि हुई, इनमें भी काफ़ी वृद्धि हो गई, क्योंकि लोगों को क्या है कि इससे उसमें अच्छी उपजाऊ मिलती है दोस्तों। की दवाई न लगे, कीटनाशक डालना, उर्वरक शक्ति बढ़ाना, और खरपतवारनाशी यानी कि जो फालतू के जो उग जाते हैं, जैसे जो बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे उग जाते हैं उनको खरपतनाशी बोलते हैं, उनको भी मारने के लिए दवाइयाँ का निर्माण भी किया थी। आदि की मांग करने लगे कौन, किसान लोग। कृषि आधारित उद्योग को पहचाने जाने वाले विज्ञान उद्योग में कई कृषि उत्पादों का उपयोग किया जाता है। कृषि आधारित उद्योग के रूप में, कृषि आधारित उद्योग के रूप में पहचाने जाने वाले विभिन्न उद्योगों में कृषि। अब दोस्तों एग्जाम इस क्वेश्चन पर आपको ध्यान रखना है, क्या दे रखा दोस्तों कि कृषि आधारित उद्योगों के रूप में पहचाने जाने वाले विभिन्न उद्योगों में, यानी कि जो किस कृषि से संबंधित विभिन्न उद्योगों, कई कृषि उत्पादों, यानी कई जो किसानों से कृषि से जितने उत्पाद थे, जितने चाहे वो भले चाहे वो मशीनों से संबंधित हो, चाहे दवाइयों से संबंधित हो, चाहे बीजों से संबंधित हो, चाहे वो खाद्यान्न संबंधित हो, चाहे वो किसी भी प्रकार संबंधित हो, कच्चे माल के रूप में विकसित किया जाता था। यानी का उपयोग कच्चे माल के रूप में, यानी कि मान लिया जाए उद्योग में चलाए जाने वाले विभिन्न उद्योगों में कई कृषि उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में में किया जाता था। तो दोस्तों कच्चे माल के रूप में भी, यानी कि मान लिया जाए कि जो जो कृषि उत्पादों का जो उपयोग कच्चे माल के, यानी मान लीजिए कि कोई सारे ऐसे कच्चे माल, मान लीजिए कोई आलू है तो उसको उसको एक स्तर पर तो रखा गया है, अब दूसरे स्तर पर जाने के लिए उसे चिप्स बनाना है, तो कच्चा माल तो क्या हो गया, आलू दूसरे नंबर पर जाएगा, तो उसे उसे उद्योग यानी कि उसको ठंडा रखना, यानी कि उसको हवा प्राप्त करना, या फिर उसे अच्छी तरीके से उसको सड़ने। तो ग्रामीण रोजगार में बात करें तो ग्रामीण में भी इस क्रांति से ग्रामीण जो लोग थे, यानी कि सबसे मेन कृषि करने वाले लोग ग्रामीण ही होते हैं, पर ग्रामीण में रोजगार में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। अपन क्या पढ़ रहे दोस्तों, आप समझ रहे हैं, ये अपन पढ़ रहे हैं, इससे लाभ क्या है, प्रभाव क्या क्या पड़े हैं। फसल उत्पादन वृद्धि, खाद्यान्न आयात में कमी होगी, किसानों को लाभ मिल गया। औद्योगिक विकास में ग्रामीण रोजगार पड़ेंगे, है ना। तो ग्रामीण रोजगार में क्या हुआ, ग्रामीण में रोजगार लोग जब इतना कुछ हो रहा तो ग्रामीण लोगों को कृषि से संबंधित, ग्रामीण तो लोग हैं
तो ग्रामीण रोजगार बहुफसली और उर्वरक के उपयोग के कारण, यानी कि बहुफसल, यानी कि एक एक तो फसल है ही सही दोस्तों, लेकिन उसमें क्या है कि और भी बहुत सारे फसलों उर्वरकों के उपयोग, यानी कि बहुत सारे ऐसे ऐसे बीजों या ऐसे ऐसे खाद्यान्नों का उपयोग, ऐसे ऐसे बीजों का, ऐसे ऐसे दवाइयों का उपयोग, उर्वरकों के उपयोग के कारण श्रम बल की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि, यानी जो जो श्रम करने की जो शक्ति थी उसके बल की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। हरित क्रांति से न केवल श्रमिक केवल हेतु बल्कि औद्योगिक श्रमिक लोग भी कारखानों और पन बिजली स्टेशन संबंधित सुविधाओं का निर्माण हेतु रोजगार के विभिन्न अवसर। अब जब किसान ये मांगेगा किसी बाहर की दुनिया से, तो बाहर के जो लोग हैं, यानी कि जो कृषि से नहीं है लेकिन दूसरे चीज़ों से, यानी उद्योग से संबंधित, उनको भी तो रोजगार मिलेगा दोस्तों, तो उसमें भी अवसर, विभिन्न अवसर निर्मित हुए। अब नकारात्मक क्या प्रभाव पड़ा, कुछ एक किसी भी चीज़ को अगर कम करते हैं तो उसके एक तो सकारात्मक प्रभाव होते हैं, गलत नकारात्मक प्रभाव होते हैं, दो प्रभाव होते हैं दोस्तों। तो हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव में देखा तो इससे क्या हुआ, गैर खाद्य अनाज शामिल नहीं है, यानी कि उसमें ऐसा खाद्य पदार्थ शामिल नहीं है जो मतलब किसी दूसरे खाद्यान्नों को हम इसमें शामिल कर सकते, जैसे कि हालांकि गेहूं, चावल, बाजरा और मक्का सहित सभी खाद्यान्नों उत्पादन के क्रांति स्तर पर इसमें स्तर पर मतलब स्तर हुआ क्रांति, इसमें उत्पादन काफ़ी डेवलपमेंट, काफ़ी विकास, काफ़ी बढ़ोतरी, काफ़ी बढ़ावा हुआ। परंतु अन्य पर जैसे कि मोटे अनाज में क्या आ जाता है, जैसे ज्वार, बाजरा आ जाता है ना, ज्वार आ जाता है ना, बाजरा आ जाता है, मक्का आ जाती है ना, मक्का, ये मतलब जैसे कि मोटे अनाज, जो जैसे चना आ गया ना, दलहन और तिलहन को हरित क्रांति दायरे से बाहर रखा गया। तो ये भी अगर होते तो हरित क्रांति में हो रहे, तो इससे नकारात्मक प्रभाव ये पड़ेगी, इसने इस पर ध्यान नहीं दिया। दूसरा कारण है कपास, जूट, चाय और गन्ने सब हरित, यानी कि ये जो व्यवसायिक फसलें थी, कपास, इसका भी तो जूट, चाय, गन्ना, इन पर भी लगभग अछूती रही, यानी कि इनको भी ज़्यादा, इनको पर ध्यान नहीं दिया, यानी कि इसको भी छुआ तक नहीं लोगों ने, अछूती रही है ना। HYYP का सीमित कवरेज, यानी कि अधिक उपज देने वाला किस्म कार्यक्रम, यानी हाई यील्डिंग, इसके एग्जाम क्वेश्चन, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो हाई यील्डिंग वेनेटरी प्रोग्राम केवल 5% गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का तक ही सीमित था, है ना। ये केवल ये HY पे सीमित कैसे, हाई यील्डिंग वेनेटी प्रोग्राम, ये केवल इन 5 बच्चों, इसलिए गैर औद्योगिक रणनीति के दायरे से बाहर, इसे इसलिए गैर खाद्य और नई रणनीति के दायरे से बाहर इन चीज़ों के गेहूँ, मक्का, बाजरा और क्या है, गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का को ही दिया गया। गैर फायदेमंद HY बीज या तो अभी तक विकसित नहीं हुए थे, मतलब इसमें जो HY जो है वो विकसित नहीं होते, या फिर किसान उनके प्रयोग से जोखिम उठाने तैयार नहीं। मान लीजिए कि गेहूँ, चावल, बाजरा, मक्का, तो ये तो इनमें विकास तो बहुत तेज़ी से होगी, लेकिन जो अन्य मतलब जूट, चावल, जूट, कपास और चाय और गन्ना, इनमें क्या ये अछूता रहा है, इनको ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं दिया, लेकिन जब या तो अभी तक विकसित, ये अभी तक कोई विकसित नहीं था, इनका कोई बीज वगैरह अच्छा विकसित नहीं था, इनका कोई कार्य, इनमें कोई ज़्यादा कोई इनमें कोई उर्वरक शक्ति, खाद्य ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, तो इनको कोई शक्ति, इनमें कोई मतलब बढ़ोतरी हुई नहीं, ध्यान नहीं दिया, तो लोग इससे अनजान और रहे, और इससे वो मतलब इनमें डेवलपमेंट करने में काफ़ी कम रहे दोस्तों। तो इससे क्या, किसान इनके प्रयोग हेतु, यानी इनको उगाने से भी डरता था, जोखिम उठाने से तैयार नहीं थे। कुछ ऐसे कारण नकारात्मक प्रभाव पड़े दोस्तों अन्य फसलों पर। क्षेत्रीय असमानता की बात करें तो क्षेत्रीय असमानता, यानी कि मान लिया जाए कि हरित क्रांति उद्योग एग्जाम क्वेश्चन को ध्यान रखना है कि हरित क्रांति उद्योग अंतर्देश क्षेत्रीय और अंतर क्षेत्रीय स्तर पर आर्थिक विकास असमानता अधिक बढ़े। हरित क्रांति की असमानता है, असमानता यानी कि बहुत मतलब बाहर की दुनिया से और अपनी दुनिया से क्या समानता, इसके बारे में। तो हरित क्रांति प्रौद्योगिकी ने अंतर क्षेत्रीय, यानी अपने देश के अंदर क्षेत्रीय और अंतर क्षेत्रीय, यानी कि दूसरे क्षेत्रीय स्तर पर आर्थिक विकास में असमानता को और अधिक बढ़ाया। अब मान लीजिए कि यहाँ गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का तो ठीक है, लेकिन जो इसकी तुलना अगर दूसरे देश से करेंगे तो वहाँ असमानता ही मिलेगी, वहाँ इतना थोड़ी होगा, वहाँ पे तो और दूसरी चीज़ों का वस्तु का उत्पादन होगा वहाँ पर, और उसको दूसरों बढ़ावा होगा, तो इसमें ये बढ़ा हुआ है ना, इससे असमानता मिली। दूसरी असमानता ये हरित क्रांति का प्रभाव अभी तक कुल फसली क्षेत्र के 40% पर ही दिखा है, 60% ज़्यादा अभी भी इससे अछूता है दोस्तों। केवल अभी लोग कुल मिला के 40% ही लोग इसका यूज़ करते हैं, और 60% लोग अभी भी इसका यूज़ नहीं करते हैं, कृषि का, हरित क्रांति का, है ना। तो 40% भाग पर ही दिखा है, 60% क्षेत्र अभी भी इससे अछूता है। इसका सबसे अधिक प्रभाव उत्तर में पंजाब का देखा गया, हरियाणा और पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में देखा गया है इस क्रांति का उपयोग, है ना। ज़्यादा इसी में असमानता, तो अब जब देश देश में इतनी समानता है, नहीं पूरे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो सभी में एक जैसा होना चाहिए, लेकिन इसमें भी असमानता मिली। केवल पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तरी उत्तर प्रदेश और दक्षिण में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये और तो राज्यों को ऐसे ही छोड़ दिया गया, इसमें ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाया, है ना। और इसका असम, बिहार, पश्चिम और उड़ीसा सहित पूर्वी क्षेत्र, पश्चिम में भाग में शायद ही शायद ही हुआ, यानी कि कह सकते हैं कि शायद हुआ होगा।
इतना किसमें, या तो असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा सहित ये क्षेत्र, ये भारत के शुष्क और अर्ध शुष्क मतलब गर्मी वाला, और अर्ध शुष्क यानी कि थोड़ा बहुत गर्मी थोड़ा बहुत ठंडी क्षेत्र में शायद ही होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। हरित क्रांति ने केवल उन्हीं क्षेत्रों पर जो पहले से ही कृषि की दृष्टि से बेहतर, यानी कि उन्हीं को डेवलपमेंट किया है जो कृषि करने में थोड़े से पहले से डेवलपमेंट, अच्छी कृषि, अच्छी पैदावार, अच्छी अच्छी कृषि करने योग्य थी, वहीं पे ये थोड़ा डेवलपमेंट हो पाया है दोस्तों। आगे बढ़ते दोस्तों, दे रखा है ये जो कृषि श्रम जैसी विकसित थी, इस प्रकार हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप यानी कि उसके फलस्वरूप असमानता की समस्या और बढ़ गई, यानी कि अब तो जहाँ जहाँ कुछ नहीं होता तो वहाँ कुछ नहीं होता है, जहाँ हो रहा है वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहा है, इस तरीके से काम चल। रसायनों का अत्यधिक उपयोग होने लगा। रसायन यानी कि उर्वरक बहुत सारे ऐसे दवाइयों को, हरित क्रांति पर उन्नत सिंचाई परियोजना और फसलों तो कीटनाशक, सिंथेटिक उर्वरक को बड़े पैमाने में, यानी कि जब कृषि होगी तो उसमें नए नए तरीके की दवाइयाँ होगी, नए नए तरीके के उर्वरक होंगे, नए नए खाद्यान्न होंगे, नए नए तरीके के रसायन होंगे, इस तरीके से वो सिंथेटिक कीटनाशक, सिंथेटिक नाइट्रोजन उर्वरक को बड़े पैमाने पर उपयोग हुआ दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर क्या देगा, कीटनाशकों के गहन उपयोग से जुड़े उच्च जोखिम। कीटनाशकों के गहन उपयोग यानी कि जो बहुत ज़्यादा ऐसे रसायनों का उपयोग से जोखिम वर्ग किसानों को शिक्षित करने तो कई प्रयास नहीं किया गया। अब यानी कि कोई किसान है, अगर उसको अगर वो किसी कीटनाशक या रसायन के किसी खाद्यान्न या किसी खाद्य का उपयोग कर रहा है, तो उसको उसको जोखिम, उच्च जोखिम के बारे में, यानी कि उसे इससे कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, उससे कोई खतरा भी हो सकता है, उससे जोखिम हो सकता है, इसके बारे में कोई शिक्षित नहीं किया गया उस किसान को, कोई करने का कोई प्रयास ही नहीं किया गया दोस्तों। और आमतौर पर अप्रशिक्षित खेती मजदूर निर्देशीय साधन पालन किए बिना फसलों के छिड़काव, यानी कि उसको पता ही नहीं था कि कौन सी दवाई किस पर डालना है, तो इससे वो उसे लाभ होगा या हानि मिलेगा, इससे कोई शिक्षित नहीं किया कि मान लीजिए कि कोई दवाई अगर वो कीटनाशक खरपतवार को मारने की है तो वो फसल को मार देता तो वो फसल ही बर्बाद हो जाती थी दोस्तों। तो आमतौर पर अप्रशिक्षित खेतिहर मजदूर द्वारा निर्देशीय सावधानियों का पालन किए बिना ही फसलों पर कीटनाशक का छिड़काव किया जाता था दोस्तों। इससे फसलों, ये हमें क्या बता, असमानताएं पड़ रही है ना, क्या पड़ रहा है दोस्तों, ये असमानता, ये पता नहीं, ये रसायनों का अत्यधिक उपयोग है ना, ये असमानताएं पड़ रही है, ध्यान रखना। पानी के ये, और आमतौर पर देखा जाए दोस्तों, तो ये हो गया दोस्तों एग्जाम क्वेश्चन को आप ध्यान रखना दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फिर है ना ध्यान, तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आमतौर पर ये तो हो गया, इससे फसलों के फायदे फसलों के फायदे से ज़्यादा नुकसान होता था। मान लिया जाए कि कोई अगर आदमी बहुत मेहनत करके किसी फसल को उगाता है, उसे पता ही नहीं तो कौन सी दवाई किस में, कौन सा खाद्य किस पर डालना है, तो वो बिना अनजान नहीं उस पर डालते तो वो फसल ही बर्बाद हो जाती थी दोस्तों। तो और ये पर्यावरण और मिट्टी, यानी कि यह पर्यावरण और मिट्टी के प्रदूषण का कारण भी, यानी कि जब फसल बर्बाद होगी तो मिट्टी के ऊपर भी जब वो दवाई डालेगी तो मिट्टी भी खराब होगी दोस्तों। एग्जाम क्वेश्चन पर, और प्रदूषण के कारण भी, यानी कि जब वो चीज़ अगर वो खराब चीज़ अगर किसी पानी में मिल जाएगी या फिर किसी किसी खाद्यान्न वाली चीज़ें पर डल जाएगी, जो कि जो इंसान उसको यूज़ करता है, तो वो उससे वो प्रदूषण भी होगा। तो ये वो उस इंसान को पता नहीं था, उसको पता होना बहुत ज़रूरी, यानी कि शिक्षित होना बहुत ज़रूरी किसी दवाई के बारे में। तो ये भी उसमें नहीं किया गया था हरित क्रांति में ना। हाँ, पैदावार तो बहुत हो रही थी, अच्छी फसल 40% भाग पर अच्छी फसल फसल हो रही थी, लेकिन दोस्तों वो इतना मतलब शिक्षित नहीं किया गया दोस्तों, लोग थोड़ा बहुत जागरूक हो चुके थे दोस्तों। पानी की खपत के बारे में पढ़े दोस्तों, तो पानी की खपत हरित क्रांति में शामिल की गई फसलें, जल पदार्थ, फसलें थी, इनमें बिना पानी की ये फसलें हो ही नहीं। ज्वार बाजरा गेहूँ चावल ज्वार बाजरा मक्का, ये बिना चावल बिना पानी के हो नहीं। तो पानी की खपत भी उसमें हुई होगी दोस्तों। तो हरित क्रांति में शामिल की गई फसलें जल प्रधान फसलें थी। इन फसलों में से अधिकांश अनाज खाद्यान्न थी, जिन लगभग 50% जल की आपूर्ति की आवश्यक। गेहूँ को ही मान लीजिए कि अगर कम से कम उसको 3 या 4 तो मतलब पानी से पिलाना ही पड़ता, तो तब जाके वो होती है, यानी कि अगर 10 की जगह 5 तो पिलाना पड़ेगा उसको। 5% जल की आपूर्ति आवश्यक, तो नहर बनाने की शुरुआत की गई, यानी कि जो नदियाँ होती है उससे नहरें बनाई गई, है ना। इसके अलावा सिंचाई पंपों का उपयोग बढ़ा है ना। सिंचाई जो पंप होते हैं, जैसे मान लीजिए कि पंप के द्वारा पानी को नहर में छोड़ा जाए, नहर के, या फिर वो डायरेक्ट खेत में जोड़ा जाए, पंप बढ़ावा, जिससे भूजल के स्तर को और नीचे, मान लीजिए कि जहाँ पर पानी काफ़ी ऊंचाई पर मिल जाता है वही नीचे स्तर पर चला गया है ना। और गन्ना और चावल जैसी अधिक जल आपूर्ति आवश्यकता वाली फसलों में गहन सिंचाई के कारण भूजल में स्तर में काफ़ी अब लोग बोरवेल भी लगाने लग गए, जिससे पानी का स्तर नीचे और गिर गया, जिससे वैसे उन्हें गिरना भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि अगर वो पानी किस काम का, जो भले ऊपर ही पड़ा रहे, हमारे जीवन में यूज़ नहीं आए, पर वो होना भी चाहिए, पर इससे भूजल स्तर में गिरावट आई दोस्तों, है ना। पंजाब एक प्रमुख गेहूं और चावल की खेती वाला क्षेत्र है। पंजाब हरियाणा में देखा जाए तो दोस्तों सबसे ज़्यादा गेहूं उधर ही होता है दोस्तों, और इसलिए यह भारत के सबसे ज़्यादा जल की कमी वाले क्षेत्रों में से एक है। जब जो लोग, अब मान लीजिए जब बोरवेल लगा लगा के, वो अधिकतर हरियाणा और पंजाब हरियाणा में जो लोग बोरवेल लगा लगा के पानी को ऊपर ले आते हैं, और फिर वो पानी जिससे भूजल स्तर में काफ़ी गिरावट आई, और वो वाले क्षेत्र में से एक, जल की कमी वाले क्षेत्रों में से एक है। पहले बरसात कम होती है और लोग इधर पानी डाल, कुएं डाल, बोरवेल डाल डाल के वो पानी निकालते, फिर वो पानी की कमी उधर आ जाती है, और स्तर गिर जाता है पानी का, उसमें पानी होता नहीं, जब नीचे स्तर पर मिल जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते दोस्तों, मृदा और फसल उत्पादन में प्रभाव। मृदा और फसल उत्पादन पर प्रभाव,
मृदा और फसल उत्पादन प्रभाव, यानी कि जब मिट्टी है और उससे फसल उत्पादन प्रभाव, फसल उत्पादन वृद्धि सुनिश्चित करने तो बार बार एक ही फसल चक्र अपनाने मृदा पोषक तत्व कमी है दोस्तों। अब वो तो असमानताएं पड़ी थी एग्जाम क्वेश्चन ध्यान रखना है। तो ये ध्यान रखना है कि इससे भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। फसल उत्पादन वृद्धि सुनिश्चित करने तो बार बार एक ही फसल चक्र को अपने मृदा पोषक तत्व कमी हो। यदि मान लिया कोई फसल अगर गेहूँ उगा रहे तो उससे वो उर्वरा शक्ति पूरी गेहूँ ले लेगा तो फिर उस मिट्टी की तो उर्वरा शक्ति भी खत्म हो जाएगी। इस तरीके से तत्वों की कमी, नए प्रकार के बीजों की जरूरतों के हिसाब से किसानों द्वारा उर्वरक, जो नए प्रकार के जो बीजों की ज़रूरतों जो होती है, ज़रूरतों के नए प्रकार के बीजों की ज़रूरतों के हिसाब से किसानों द्वारा उर्वरकों का अधिक उपयोग किया जाने की, जो नए प्रकार के जो बीजों की ज़रूरतों के हिसाब से किसानों द्वारा उर्वरकों का अधिक उपयोग किया गया। यानी कि जो नए नए प्रकार के जो बीज होते थे उसको अधिक उपयोग किया गया। हिसाब से नए प्रकार के बीजों की ज़रूरतों के हिसाब से किसानों द्वारा उर्वरकों का अधिक उपयोग किया गया है ना, ध्यान रखना। एग्जाम क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। नए प्रकार के बीजों की ज़रूरतों के हिसाब से किसानों द्वारा उर्वरक का अधिक उपयोग किया, यानी कि जब कोई मान लिया जाए कि कोई ऐसा बीज था जो नया था, उसको उसको अच्छी उपजाऊ बनाने के लिए अधिक उपयोग किसानों द्वारा उर्वरकों का अधिक उपयोग, यानी कि जो उर्वरक में कौन कौन, जैसे कीटनाशक दवाइयाँ आ गई है ना खाद्यान्न आ गए, बहुत सारे ऐसे ऐसे खाद्य आ गए, कीटनाशक खरपतनाशी आ गई, इसका और उपयोग किया गया। इन क्षारीय रसायनों के उपयोग से मिट्टी के पीएच स्तर में जो पीएच मान होता है तो वो भी काफ़ी बढ़ोतरी हो गई। यानी कि जो वो अम्ल था तो वो क्षार हो गया, क्षार था तो वो अम्ल हो गया। इस तरीके से मृदा में जहरीले रसायनों के उपयोग से लाभकारी रोगजनक यानी कि बेनिफिशियल नष्ट हो गए, जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते वो भी खत्म हो गए उससे, यानी कि उससे काफ़ी मिट्टी कमज़ोर हो गई। मान लीजिए कि अगर ये देखा जाए कि अगर हम किसी मिट्टी का लगातार एक ही जगह एक ही फसल उगाए तो फसल में खुद गिरावट आ जाएंगे दोस्तों। अगर गेहूँ को कई बार एक ही फसल में गेहूँ लगातार 10-15 साल से गेहूँ उगा रहे तो गेहूँ में जरूर गिरावट आएगी, उसको दूसरी फसल उगाना बहुत सकते है दोस्तों। तो जिससे ऊपर में गिरावट आए एकदम क्वेश्चन पूछा सकता है, आपको ध्यान रखना है। बेरोजगारी के बारे में पढ़े दोस्तों। बेरोजगारी में क्या हुआ दोस्तों, पंजाब को छोड़कर अन्य कुछ हद तक हरियाणा में हरित एकदम के तहत कृषि यंत्रीकरण ने ग्रामीण क्षेत्रों में खेती मजदूर मध्य व्यापक स्तर पर बढ़ावा मिल। पंजाब को छोड़, यानी पंजाब जो राज्य था उसको छोड़ दिया जाए और कुछ हद तक हरियाणा को भी छोड़ दिया जाए। तो हरित क्रांति के तहत यानी उसके कारण कृषि यंत्रीकरण ने ग्रामीण क्षेत्रों में खेती मजदूरों के मध्य व्यापक स्तर पर, यानी कि यंत्रीकरण ने ग्रामीण क्षेत्रों में, जो ग्रामीण क्षेत्र में खेती और मजदूरों मध्य व्यापक स्तर पर यानी कि काफ़ी ऐसे पर बेरोजगारी को बढ़ावा दिया। अब उस एग्जाम क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है कि ये बेरोजगारी क्या है और बेरोजगारी ने कैसे, तो पंजाब हरियाणा को तो छोड़ दिया, यानी कि पंजाब हरियाणा और थोड़ा सा हरियाणा को भी छोड़ दिया जाए। और हरित क्रांति के तहत जो हरित क्रांति जो हुई उसमें यंत्रीकरण ने ग्रामीण क्षेत्रों में खेती मजदूरों के मध्य ग्रामीण क्षेत्र खेती मजदूरों के मध्य व्यापक स्तर पर बेरोजगारी, यानी कि अब ऐसा हो गया कि नहीं, अब जैसे उद्योग हो गए तो अब ऐसा हो गया कि जहाँ पे एक ट्रैक्टर बनाने के लिए या फिर एक जल पंप निर्माण करने के लिए जहाँ पे हम 10 लोग लगा रहे तो वहाँ पे 50 लोग इकट्ठे हो गए। ऐसी अवस्था हो गई, बेरोजगारी हो गई दोस्तों। फिर इसका सबसे ज़्यादा असर गरीब और भूमिहीन मजदूरों पर, यानी जो इसका जो असर जो पड़ा दोस्तों, मान लीजिए किसी के पास ज़मीन नहीं थी, वो क्या करेगा, वो उस कहाँ से उगाएगा, वो उसके पास कुछ है ही नहीं ज़मीन, को वो कृषि कहाँ से करेगा, वो बीज कहाँ से उगाएगा, वो बीज लाएगा तो किस लिए लाएगा, फसल नहीं है, कृषि नहीं है, वो मान लीजिए मोटर लाता है, कोई ट्रैक्टर लाता है, ट्राली लाता है, उसको ज़मीन ही नहीं तो वो क्या करेगा, वो तो बेरोजगारी रहेगा। नहीं बेरोजगारी उद्योग के पास जाता तो वहाँ पे 50-50 लोग वहाँ पे खड़े हैं पहले से, तो उसको कहाँ से तो ये भी कारण है। इससे सबसे ज़्यादा असर गरीबी जो भूमिहीन लोग थे उनके ऊपर भी पड़ा दोस्तों। आगे बढ़ते दोस्तों, उसके दे रखा है फिर स्वास्थ्य पर प्रभाव, यानी स्वास्थ्य यानी कोई मान लीजिए कि जब ये रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करना, जैसे फार्मास्टिडिन मेथोनाइल टाइप ऑफ मोनोक्राइड का उपयोग परिणाम स्वरूप कैंसर, गुर्दे फेल होना, मृत शिशु और जन्म दोषों सहित कई बीमारी, यानी कि इससे हमें जैसे टाइफाइड जो बीमारी होती है वो भी हो गई दोस्तों। मोनोक्राइटिस बड़े पैमाने पर उपयोग परिणाम स्वरूप कैंसर है ना, कैंसर और गुर्दे का फेल होना, यानी गुर्दा हमारे शरीर में गुर्दा पाया जाता है। मृत शिशुओं और जन्म दोषों, यानी कि मृत शिशु यानी कि शिशु भी बच्चे भी मर जाते थे ऐसी दवाइयों से, यानी जब वायु में भी कई सारे ऐसे प्रदूषण वो फैलते हैं तो इससे भी को काफ़ी उस वायु में भी वो मिलता है और वो फैल जाता है। इस जो छोटे बच्चे में सांस लेने में वो मर जाते और जन्म दोषों सहित कई जन्म दोषी, यानी कि जो कोई मतलब कोई बिना बच्चों का ही रह जाता है, ऐसे जन्म दोषों यानी कि कोई बच्चा का जन्म लेता तो उसे कई सारे से दोष उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई आंखों से कमजोर हो जाता तो कोई पैर से लंगड़ा लूला हो जाता तो इस तरीके से वो जन्म दोषों कई गंभीर से बीमारी उत्पन्न हुई दोस्तों। हरित क्रांति कृषि उन्नति योजना वर्ष 2005 में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार द्वारा हरित क्रांति कृषि उन्नति योजना ग्रीन रेवोल्यूशन कृषि उन्नति योजना शुरू की, यानी कि 2005 में कृषि को बढ़ावा देने हेतु, यानी 2005 में जब
कृषि को और बढ़ाना हेतु भारत सरकार द्वारा हरित क्रांति कृषि उन्नति योजना को ग्रीन रिवोल्यूशन कृषि उन्नति की शुरुआत की। कौन सी योजना से? ग्रीन रिवोल्यूशनरी कृषि योजना। सरकार इस योजना के माध्यम से किसानों की आय को बढ़ाने के लिए कृषि और संबंध क्षेत्र को समग्र और वैज्ञानिक तरीके से विकसित, यानी कि जो किसानों के माध्यम से इस आय है जो दोस्तों, उसकी आय को कृषि और संबंध क्षेत्र यानी कृषि समृद्ध क्षेत्र और समग्र यानी सभी और वैज्ञानिक तरीकों यानी कि और भी टेक्निकल तरीके से विकसित करने की योजना बना रही है। इसमें एक अम्ब्रेला योजना के तहत 11 योजना और मिसाल शामिल है दोस्तों। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाए, आगे बढ़ते हैं। एकीकृत इसमें बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि दे रखी है, जैसे एकीकृत बागवानी किसान की विकास संगठन है ना दोस्तों, ये बहुत सारी ऐसी योजनाएं हरित क्रांति चलाई गई, जिससे कि हरित क्रांति योजना में काफ़ी प्रभाव पड़ा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। एकीकृत बागवानी विकास मिशन यानी कि MIDH, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, कृषि विस्तार का प्रस्तुतिकरण, बीज और पौधारोपण सामग्री का उप मिशन, कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन, पौधा संरक्षण पौधा संरोधक में संबंधित उप मिशन, कृषि जनगणना अर्थशास्त्र और सांख्यिकी पर एकीकृत योजना, कृषि सहयोग पर एकीकृत योजना, कृषि विपणन पर एकीकृत योजना, कृषि में राष्ट्रीय गवर्नेंस योजना। ये सभी योजनाएं से हरित क्रांति में चलाई गई दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बन सकता है। आगे बढ़ते दोस्तों। फिर दे रखा है दोस्तों सदाबहार क्रांति, सदाबहार हरित क्रांति। सदाबहार हरित क्रांति यानी कि मतलब हरियाली सदाबहार हरित क्रांति दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। हरित क्रांति द्वारा लाए गए सुधार गहन कृषि के अधीन क्षेत्रों में प्रतिकूल पर्यावरण प्रभाव के हरित क्रांति द्वारा लाए गए सुधार, जो हरित क्रांति से जो सुधार लाए गए उससे तो गहन कृषि के अधीन क्षेत्रों यानी कृषि के संबंधित जो कृषि के अधीन यानी कृषि के अंडर में जो क्षेत्र आते हैं यानी कि उसके जो उसके अंतर्गत आते हैं क्षेत्रों में प्रतिकूल यानी कि उसके प्रतिकूल यानी उसके पर्यावरण प्रभाव को कीमत प्रभाव पर्यावरणीय प्रभाव की कीमत पर कि यानी पर्यावरण की जो अनुकूल यानी पर्यावरण के जो प्रभाव पड़ते हैं उसके कीमत पर यानी कि उसके आधार पर किए गए दोस्तों। तो इस एग्जाम क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। हालांकि जिन क्षेत्रों जैसे दे रखा हरित क्रांति द्वारा लाए गए सुधार गहन कृषि के अध्ययन अधीन क्षेत्रों में प्रतिकूल पर्यावरण प्रयोग की कीमत पर किए गए, मतलब उसके पर्यावरण के अनुकूल वो किए गए थे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। दे रखा है फिर हालांकि जिन क्षेत्रों में जनसंख्या का दबाव अधिक है, यानी कि जिन क्षेत्रों में जैसे मान लिया उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश में जिन संख्या में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और सिक्किम के बहुत छोटा है जनसंख्या के मामले में, और क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए तो राजस्थान सबसे बड़ा है और क्षेत्रफल के और कम से सबसे छोटा क्षेत्रफल कौन सा? तो गोवा है दोस्तों। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा सकता है। तो हालांकि जिन क्षेत्रों में जनसंख्या दबाव अधिक यानी कि जनसंख्या ज़्यादा है, वहाँ अधिक भोजन का उत्पादन करने के अलावा कोई और विकल्प, यानी कि वहाँ पे जितने ज़्यादा जनसंख्या होगी वहाँ पे अधिक भोजन का उत्पादन करने की अलावा और कोई विकल्प नहीं है दोस्तों। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन द्वारा सदाबहार क्रांति का आवश्यकता का आह्वान किया गया, यानी कि किसके द्वारा? कौन है जनक हरित क्रांति के? डॉक्टर MS स्वामीनाथन द्वारा सदाबहार क्रांति यानी सदाबहार यानी कि हरियाली क्रांति का आवश्यकता का आह्वान यानी कि वहाँ पे वहाँ पे ये बोला गया दोस्तों। आगे सदाबहार क्रांति के तहत यानी कि इसी के तहत यह परिकल्पना की गई किसके? सदाबहार क्रांति की उत्पादकता में केवल उन्हीं उत्पादों की होनी चाहिए, यानी कि उन्हीं जो खाद्यान्नों की उत्पाद होनी चाहिए जो पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित, यानी कि पर्यावरण को ज़्यादा गलत प्रभाव ना पड़े और सुरक्षित प्रभाव पड़े और सही प्रभाव पड़े। आर्थिक रूप से व्यवहार यानी कि जो अपने इकोनॉमिक रूप से भी काफ़ी सक्षम हो और अच्छा व्यवहार यानी कि काफ़ी उसके अनुकूल हो और सामाजिक रूप से टिकाऊ हो, यानी कि सामाजिक रूप से यानी कि काफ़ी अधिक समय तक टिकाऊ हो और सामाजिक यानी कि समाज के आधार पर उसे काफ़ी दिनों तक चले, ऐसी ऐसी उत्पादन में वृद्धि मतलब ऐसे उत्पादों यानी कि ऐसे वस्तु ऐसे सामानों की ऐसे कृषि जो जो फसलें ऐसी होनी चाहिए जो कि जो पर्यावरण के अनुकूल हो और आर्थिक रूप से भी काफ़ी अच्छी हो और वो सामाजिक टिकाऊ दोस्तों। ऐसा इसमें बोला गया है। सदाबहार क्रांति में प्रौद्योगिकी विकास, सदाबहार जो क्रांति है दोस्तों सदाबहार उसमें प्रौद्योगिकी विकास यानी कि औद्योगिक से विकास और प्रसार में पारिस्थितिक सिद्धांतों का एकीकरण शामिल है। दे रखा है दोस्तों प्रसार में पारिस्थितिक सिद्धांत, यानी कि सदाबहार क्रांति में प्रौद्योगिकी विकास तो यानी औद्योगिक विकास और प्रसार में यानी कि उसके उसके आगे बढ़ाने में पारिस्थितिक यानी कि एक दूसरे सिद्धांतों का एकीकरण उनके यानी सभी का मिला के शामिल है दोस्तों। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे सके। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ जो निष्कर्ष, अब दोस्तों इस हरित क्रांति जो आई थी दोस्तों इसके निष्कर्ष क्या निकले, यानी कि इसका परिणाम क्या निकला, इसका कुल मिला के रीज़न क्या निकला दोस्तों, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसका हरित क्रांति जो लाई थी उसका निष्कर्ष यानी कि जितनी भी जब 1967 से 1977 से ये जब लाई गई 1937 से, तो दोस्तों उसके बाद ये इसका निष्कर्ष क्या निकला, इसका परिणाम क्या निकले, इससे हमें क्या फ़ायदा मिला, क्या नुकसान मिला, ये पता होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो निष्कर्ष निकलेंगे तो निष्कर्ष का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमने इतना पढ़ा है दोस्तों, तो पता होना चाहिए निष्कर्ष क्या निकला है।
आगे बढ़ते हैं। दे रखा है दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से। तो कुल मिलाकर हरित क्रांति कई विकासशील देशों, यानी मान लीजिए विकासशील देशों यानी कि रूस, ब्रिटेन, चीन, जापान, ये जो है ना दोस्तों, ये बहुत विकसित देश है। इनमें कहीं ना कहीं डेवलपमेंट होता ही रहता है दोस्तों। तो विशेष रूप से भारत में के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी, यानी कि भारत देश से हरित क्रांति का काफ़ी प्रभाव पड़ा है। इससे जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा जो मिशन है सुनिश्चित करने में सहायता, यानी कि जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा जैसी योजना को सहायता कर रही, मतलब सहायक रही, नहीं उससे उसे काफ़ी सहायता मिली। किससे? हरित क्रांति राष्ट्रीय योजना से। ये हरित क्रांति से यह कृषि में उस वैज्ञानिक क्रांति के यानी उस यह कृषि में यानी जो कृषि में उस वैज्ञानिक क्रांति के सफल अनुकूल, यानी कि जो वैज्ञानिक क्रांति यानी कि जो वैज्ञानिक डेवलपमेंट अनुकूल हस्तांतरित का प्रतिनिधित्व करती है दोस्तों। तो क्या है दोस्तों हस्तांतरण का, यानी कि जो वैज्ञानिक उसके जो जो अपने सोच विचार जो है वैज्ञानिक आधार पर जो डेवलपमेंट है उसको उसको आगे बढ़ाने की ओर प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसे औद्योगिक देशों ने पहले ही अपने यहाँ विनियोजित कर लिया था। यानी कि जो विकसित देश है, जो औद्योगिक देशों में नहीं, मान लिया जाए कि बहुत बड़े बड़े जो देश है औद्योगिक, उनको अपने यहाँ पहले से उन लोगों ने ऐसे काम कर लिए थे जो कि हरित क्रांति से पहले कर लिए थे उन्होंने। लेकिन ये हरित क्रांति के बाद हमारे देश में देखने को मिला है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। हालांकि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के अलावा इन अन्य कार्यों पर कम ध्यान दिया गया। जैसे हालांकि देर खाद्य सुरक्षा सुरक्षा निश्चित सुनिश्चित करने, यानी खाद्य जो खाद्य सुरक्षा उसको सुनिश्चित करने के अलावा, यानी कि उसको निश्चित करने वाला अन्य कारकों पर कम अन्य कारकों पर कम ध्यान दिया गया। यानी कि जो जो सुनिश्चित अन्य कारकों पर बहुत सारा कम किसे खाद्य सुरक्षा पर कम ध्यान दिया। जैसे मान लीजिए कि हालांकि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के अलावा, यानी खाद्य सुरक्षा जो होती है दोस्तों उसको सुनिश्चित करने के अलावा, यानी कि उसके अलावा अन्य कारकों पर कम ध्यान दिया गया। यानी कि बहुत सारे ऐसे भी कारक थे जिनके ऊपर खाद्य सुरक्षा थी उसको, लेकिन और भी बहुत सारे ऐसे ऐसे कारक थे उनके ऊपर कम ध्यान दिया गया। जैसे पर्यावरण के कम दिया, गरीबी, किसान और रसायनों के प्रयोग को लेकर उन्हें जागरूक करना इत्यादि। जैसे मान लिया जाए कि हरित क्रांति तो लाई गई, लेकिन क्या हुआ कि मतलब केवल खाद्यों के ऊपर तो बहुत सारा फसलों के ऊपर ध्यान दिया, कृषि के ऊपर ध्यान दिया, उद्योग के ऊपर ध्यान दिया गया, दवाइयों के ऊपर ध्यान दिया गया, कीटनाशक के ऊपर ध्यान दिया गया, राष्ट्रीय खाद्यों के ऊपर ध्यान दिया गया, सारी चीज़ों पर ध्यान दिया गया। लेकिन किन किन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया गया ये बात पढ़ेंगे तो इसमें क्या है, पर्यावरण पर ध्यान दिया गया। पर्यावरण के अनुकूल यानी जलवायु के आधार पर उनको नहीं ध्यान दिया गया। गरीब किसान यानी कि गरीब जो लोग थे उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। गरीब है तो वो गरीब ही रहेगा, अमीर है तो अमीर ही रहेगा। यानी कि मान लीजिए गरीब के अंदर गरीब है तो उसको वो गरीब आदमी उसके पास इतना ना तो ज़मीन होगी, ना ही उसके पास इतने बीज होगा, ना ही उसको उत्पादन करने के इतने आर्थिक रूप से वो कभी काफ़ी कमज़ोर अमीर आदमी होगा दोस्तों। तो अमीर आदमी काफ़ी ही ज़्यादा मतलब वो किसी भी जोखिम को उठाने से पहले वो किसी बात से नहीं कर रहेगा। तो पर्यावरण के अनुकूल है। पर्यावरण की जो जलवायु दोस्तों, तो जलवायु क्या है कि जलवायु के आधार पर ना तो हरित क्रांति को दिया गया, और गरीब किसान जो होगा वो इस पर इस गरीब किसान के ऊपर ध्यान, और रसायनों के प्रयोग को लेकर, यानी कि रसायन जो थे जैसे दवाइयाँ, खाद्य जो भी बहुत सारे खाद्य हैं दोस्तों, तो उससे क्या है कि जो प्रयोग उसके प्रयोग से लेकर लोगों को कोई जागरूक नहीं किया, उनको उससे कोई जानकारी प्राप्त नहीं कराई गई कि ताकि लोग उस रसायन के को किस तरीके से यूज़ करना है, किस तरीके से उपयोग करना है, ताकि उससे अच्छा बुरा गलत प्रभाव अच्छा प्रभाव पड़े। कौन सा कीटनाशक किस फसल पर डालेंगे तो उसको क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदे होंगे, क्या क्या उससे हमें क्या क्या लाभ मिलेगा, क्या होगा दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें उसमें नहीं दिखाई गई दोस्तों। तो ये बहुत सारे ऐसे बहुत सारे कारक थे दोस्तों, ये उससे नहीं मिले गए, नहीं बताए गए। तो आगे बढ़ते हैं। आगे के मार्ग के रूप में नीति निर्माता हो, यानी कि जो कृषि हरित क्रांति लाएगी उससे आगे के मार्ग, यानी कि उसके आगे के मार्ग उसको आगे बढ़ाने के रूप में नीति निर्माता हो, यानी कि जो लोग जो आगे बढ़ा रहे थे नीति जो उसको करके आगे बढ़ा रहे थे दोस्तों। निर्माताओं को गरीबों को अधिक सटीक रूप से लक्षित करना चाहिए, यानी कि उसको गरीबों को, यानी कि मान लिया जाए कि जो गरीब आदमी है उसको, और उसको ऊपर टारगेट करें सटीक, यानी कि उसको सही तरीके से और अच्छे तरीके से रूप से लक्षित, यानी कि उसको सही करना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उन्हें नई प्रोजेक्ट अधिक प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हो। यानी कि उनको भी पता चल जाए कि नहीं यार, इस क्रांति से हमें उन गरीब लोगों को भी पता चल जाए कि नहीं, हम इस क्रांति से काफ़ी ही कुछ कर सकते हैं, अधिक प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हो, यानी कि सही लाभ प्राप्त हो सके अपना ही पद्धति, यानी कि जो लोग अपना रहे इस पद्धति को पर्यावरण रूप से अधिक सतत, यानी कि पर्यावरण रूप से, यानी कि पर्यावरण की जो जलवायु है, हवा, पानी, जल, अग्नि जो भी है दोस्तों, इसके पर्यावरण रूप से अधिक सतत, यानी कि काफ़ी ही सही और टिकाऊ हो, ये सब उसमें होना बहुत ज़रूरी है। तो निष्कर्ष हम निकालेंगे ये वाली चीज़ें। आगे बढ़ते हैं। दे रखा दोस्तों, साथ ही अतीत की गलतियों से, मान लिया जाए कि बहुत सारी ऐसी ऐसी छोटियाँ गलती हो जाती है जो कि हम कुछ काम नया करते हैं उसमें गलती है, तो उन गलतियों को साथ ही अतीत की गलतियों से सबक लेते हुए, अब मान लीजिए हरित क्रांति लाई गई, लेकिन उससे कई सारे ऐसे ऐसे बुरे प्रभाव भी पड़े हैं फसलों के ऊपर, कृषि के ऊपर, गरीबों के ऊपर, पर्यावरण के ऊपर, रसायन का किस तरीके से उपयोग करना है, इससे भी हमें कई सारी कौन सी दवाई किस फसल पर डालनी है, किस पर डालनी है, ये उसे गलत प्रभाव पड़े तो उसको
उसको गलतियों से सबक लेते हुए, यानी कि उनसे सीख लेते हुए यह सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है, यह निश्चित किए जाने की आवश्यकता है कि इस तरह की पहल से, यानी कि इस तरह की जो शुरुआत से सीमित क्षेत्र, यानी कि जो हमारा कृषि है के बजाय विस्तृत क्षेत्र, यानी कि काफ़ी और भी उससे, जैसे मान लीजिए औद्योगिक क्षेत्र में हम कर सकते हैं, बहुत सारा विस्तृत शामिल करके सभी को लाभान्वित किया जा सके। यानी कि इन चीज़ों से सीख कर हम अपने जो दे रखा आवश्यकता कि इस तरह की इस पहल से, यानी कि इस हरित क्रांति से सीमित क्षेत्र, यानी कि बहुत सारे ऐसे सीमित क्षेत्र के अलावा, यानी बजाय यानी अलावा विस्तृत, यानी कि काफ़ी ही अधिक क्षेत्र का शामिल करते हुए सभी को लाभान्वित किया जा सके। तो इसके निष्कर्ष हम ये निकाले दोस्तों, तो इससे ये पता चलता है हरित क्रांति से कि हमें काफ़ी चीज़ों को इन चीज़ों से हम सीख कर हमें ये काम करना चाहिए दोस्तों। तो आप ध्यान रखिएगा, हरित क्रांति काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, और आपको पता होना चाहिए कि हरित क्रांति होती क्या है दोस्तों। और ये हमारे जो जो हरित क्रांति हमारे भारत देश में लाई गई, कौन से सन में लाई गई, किसके द्वारा लाई गई, विश्व में किसके द्वारा लाई गई, और बहुत सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, हमें पता होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों इसके बारे में। तो ये इस वीडियो को आप पूरा ही अच्छी तरीके से समझिएगा, याद करिएगा, ताकि आपको एग्ज़ाम में और अपने नॉलेज के बेस पर, दोनों ही बेस पर अच्छी तरीके से पता हो। और ये मतलब गहराई से समझने की वाली बात है, गहराई से समझेंगे तो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा आपको। तो दोस्तों, आपको अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो, पसंद आए, तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।